भाई कल था WWDC, जिसका मतलब ये है कि iOS 27, macOS 27 जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उनके सबके 27 वर्जन जो है वो लॉन्च हो गए हैं। बेसिकली हर एक प्रोडक्ट के लिए एप्पल सॉफ्टवेयर का अपडेट जो है वो अपने WWDC पे अनाउंस करता है, जिसका मतलब ये है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि आने वाले साल के अंदर एप्पल कौन कौन से फीचर्स दे रहा होगा। और मजेदार बात ये भी है कि इस आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर हम ऑलरेडी iOS 27 को इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि हम वो फीचर्स एक्चुअल में टेस्ट भी कर चुके हैं इससे पहले कि मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बताऊं, ताकि कोई ऐसी चीज ना हो कि एप्पल ने कही और हमने टेस्ट ना की हो। तो मेरे पास यहाँ पर दोनों डिवाइसेस मौजूद है, इसमें iOS 26 चल रही है, इसमें iOS 27 चल रही है। तो आपको एक एक फीचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले कि हम आगे चले, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आईफोन के ऊपर भी आ रहे होंगे, और सेम चीज जो है वो एप्पल macOS और उसकी जो वॉच है एप्पल वॉच उसके ऊपर भी लेकर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि उन फीचर्स को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब सबसे पहली चीज जो कि मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा और वो ये है कि हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको iOS 27 के लीक्स बताए थे। 90% लीक्स वही हैं जो हमने बोले थे, बट काफी ऐसी चीजें भी हैं जो कि लीक आउट नहीं हुई थी और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। उसके अलावा एक चीज जो हमने गलत बोली थी और जो मेरे ख्याल से एक बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं गलत था, वो ये है भाई कि iOS 27 आईफोन 11 के ऊपर भी आने वाली है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आईफोन 11 से अगला कोई भी मॉडल है तो आपको एप्पल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट एक बड़ी बात यह भी है कि iOS 27 का एक बहुत बड़ा फीचर उसकी एफिशिएंसी भी है। एप्पल ये क्लेम करता है कि दिस इज 30% फास्टर व्हेन इट कम्स टू ऐप लॉन्चेस, यानी कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये 30% ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू iOS 26, और इसकी वजह से आपका मोबाइल फोन तेज फील होगा। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि अभी हम बीटा वर्जन चला रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑलरेडी हमें स्पीड का डिफरेंस नजर आ रहा है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि iOS 26 के अंदर एप्पल ने अपना इंडेक्सिंग का तरीकेकार चेंज किया था, और वो जो तरीकेकार था वो सिर्फ एप्पल की हाई एंड डिवाइसेस के ऊपर था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल ने उसका एक स्पेशल वर्जन निकाला है जो कि आईफोन 11 के ऊपर भी काम करेगा। जिसका मतलब यह है कि अगर आप iOS 27 पे अपग्रेड करते हैं तो आपका पुराना आईफोन 11 भी तेज हो जाएगा। वरना जनरली होता यह था कि सॉफ्टवेयर एप्पल की आती थी ना तो फोन स्लो हो जाते थे, बट इस सॉफ्टवेयर अपडेट में एप्पल ने स्पेसिफिकली कहा है कि भाई हमारी अब अगर आप अपग्रेड करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी नया हो जाएगा, आपको नई चीजें भी मिल जाएंगी, और आपका जो मोबाइल फोन है उसकी स्पीड भी बेहतर होने वाली है। और अगेन हमने ये चीज टेस्ट आउट भी कर ली है। बाकी भाई अगर आप वो बंदा है जो कि ये पूछना चाह रहा है कि हम iOS 27 को इस टाइम अपने फोन पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना करें। बेसिकली iOS 27 इस टाइम डेवलपर बिल्ड के अंदर मौजूद है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है अभी खास तौर पर सिर्फ डेवलपर्स के लिए दी गई है, ताकि जब ये पब्लिकली आए तो इसके ऊपर जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उनमें इंप्लीमेंट हो सके। तो ये आपके लिए नहीं बना हुआ, जिसका मतलब ये है कि इसमें काफी ग्लिचेस भी होंगे, इसमें चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुडंट रिकमेंड कि आप इसको करें। अब सवाल ये आता है कि आप इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक डेवलपर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब आप एप्पल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू गेट अ डेवलपर अकाउंट, ये फ्री होता है। आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके साइन अप करते हैं और आपका अकाउंट डेवलपर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप iOS 27 डेवलपर प्रोफाइल के नाम से भी सर्चिंग कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपकी प्रोफाइल जो है वो डाउनलोड करवा देगा, आपके मोबाइल फोन में प्रोफाइल डाउनलोड होगी और उसके बाद जो आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सेक्शन है वहां पर ये डेवलपर बीटा शो अप हो जाएगा। तो दैट इज इट, बट आई वुडंट रिकमेंड कि आप इसको इंस्टॉल करें। अच्छा भाई, वैसे तो एप्पल ने iOS 26 को काफी हद तक डिजाइन पे रखा था, तो iOS 27 में हमें ज्यादा डिजाइन चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। वही लिक्विड ग्लास जो कि एप्पल ने iOS 26 में हमारे मुंह पे मार दिया था उसको बेहतर बनाया जा रहा है। iOS 27 के अंदर आपके पास कंट्रोल आ जाएगा कि लिक्विड ग्लास को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो ट्रांसपेरेंट वाला डिजाइन जो है वो पसंद नहीं आ रहा था। तो अब एक स्लाइडर आ जाएगा, आपने उसको बिल्कुल खत्म करना है कि वो ऐसे लगे कि भाई मतलब ग्लास का इफेक्ट लगे लेकिन टिंटेड ग्लास लगे, आप कर सकते हैं। आपने उसको मुकम्मल ट्रांसपेरेंट करना है, आप कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये कंट्रोल होगा। इसके अलावा एप्पल ने जो आइकन्स हैं इनको भी ऐसे बना दिया है कि ये ग्लास के पीसेस से बने हुए हैं, और इसकी एग्जांपल उन्होंने मैप्स की दी थी कि अब आइकन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एक के ऊपर एक जो ग्लास का पीस है वो रखा हुआ है। तो आइकन्स की जो लुक है वो पहले की निस्बत थोड़ी बेहतर होने वाली है और इनकी जो फील है वो भी बेहतर हो रही है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग
फीचर पेरेंट्स के लिए एप्पल ने डाला है जो कि बेसिकली टाइम अलाउंसेस का फीचर है। अब इसमें होगा क्या, पहले भी एप्पल पेरेंटल कंट्रोल देता था, यानी कि अगर आपके बच्चे के पास आईफोन है या आईपैड है तो आप उसकी चीजें कंट्रोल कर सकते थे, वो कौन सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, वो क्या ओपन करे। बट इसको ये एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। अब क्या कर दिया है, अब टाइम अलाउंस दे दिया। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो दिन में 3 घंटे एंटरटेनमेंट कर सकता है, तो अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे लगाना चाहता है, वो 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाना चाहता है, वो फेसबुक चलाना चाहता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप उसे 3 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए अलाउ कर देंगे, वो गेम खेले, वो नेटफ्लिक्स चलाए, जो भी आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट की होंगी वो उसकी मर्जी है, बट आप उसको 3 घंटे का टाइम दे देंगे। और इसका फायदा ये होगा कि पहले टाइम आउट होता था बट आपको एक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाना पड़ता था। अब आप सारी एप्लीकेशन जो एंटरटेनमेंट की एक तरफ डालेंगे, उस पर एक टाइम लगाएंगे और फिर बच्चे के ऊपर है कि वो किस पे ज्यादा टाइम लगाना चाहता है। इससे बेहतर मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। इसके अलावा एप्पल ने एआई के बहुत ज्यादा फीचर्स दिए हैं जिनको मैं आगे बताने वाला हूं, क्योंकि ये लिटरली चेंज कर देंगे जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा फीचर पेरेंटल कंट्रोल में भी है, जहां पर अब आप बच्चे के फोन के ऊपर जो न्यूडिटी है और जो एक किस्म का वल्गर कंटेंट है, या फिर मैं ये कहूंगा कि इवन अगर कोई ऐसा कंटेंट है जहां पर कोई बहुत ज्यादा मैं कहूंगा ग्रूसम है कि कोई खून शून का ऐसी चीज है कि नजर आ रही है, तो इस तरह का जो कंटेंट है अगर आपके बच्चे के फोन पे शो भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैग होके हाइड हो जाएगा। अब ये पाकिस्तानी मार्केट में कितने हद तक काम करेगा ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहां पर लोग एप्पल का आई मैसेज तो यूज करते नहीं है, तो क्या ये व्हाट्सएप पे काम करेगा या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये आने वाले टाइम में एग्जैक्टली हम टेस्ट करेंगे। अभी के लिए ये फीचर जो है टेस्टिंग के अंदर है, तो इसके ऊपर मैं अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है वो थोड़े टाइम बाद दूंगा। iOS 27 के अंदर कैमरा में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, और इसमें से कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि सब फोन्स के ऊपर आएंगे और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि आपको आईफोन 15 प्रो से ऊपर वाले मॉडल में मिलेंगे, यानी 15 प्रो से लेकर आगे 17 सीरीज तक मिल जाएंगे, और आने वाला जो 18 है ऑब्वियसली उसके अंदर भी आएंगे। लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो सब में आएंगे। उसमें पहली चीज तो ये है कि आपका जो आईफोन का कैमरा ऐप है इसका लुक थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले जो ऊपर वाली साइड पे मेन्यू होता था वो नीचे मूव कर दिया गया है, और पहले आपको कुछ सेटिंग्स के लिए सेटिंग मेन्यू में जाना पड़ता था, वो चीज खत्म कर दी गई है। अब हर एक सेटिंग, क्वालिटी ऑफ पिक्चर, क्वालिटी ऑफ वीडियो, फ्रेम रेट, पैल की सेटिंग, ये सब कुछ आप अपने कैमरा एप्लीकेशन से ही कंट्रोल कर पाएंगे। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहीं से आप नाइट मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि आप कोई अंधेरे वाली जगह पे तस्वीर खींचते थे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर देता था कि नाइट मोड ऑन कर दूं, और उसको सेलेक्ट भी कर लेता था। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आप अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में होते हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द रोशनी भी होती है, मतलब कोई स्ट्रीट लाइट चल रही है, कोई ऐसी चीज है, तो वहां पर नाइट मोड सही तरह काम नहीं करता था। बट अब आप उसको फोर्स कर सकते हैं, यानी आपकी अपनी मर्जी है कि नाइट मोड ऑटोमेटिकली चले या आप उसको फोर्स करके हर टाइम भी ऑन रख सकते हैं। अब जो एप्पल इंटेलिजेंस की फीचर्स है उसमें कैमरा में मेजर चेंजेस भी आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो कैमरा है वो गूगल लेंस की फंक्शनैलिटी के साथ आ गया है, या मैं कहूंगा गूगल की जो जेमिनी लाइव होता था ये वो काम कर सकता है। बेसिकली आप अपना कैमरा खोल के किसी भी चीज की तरफ पॉइंट कर सकते हैं एंड आप उसके रिलेटेड कोई भी काम करवा सकते हैं। अगर आपने क्लॉड यूज किया है, चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन यूज किया है, जेमिनी का लाइव यूज किया है, तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मतलब मैं यहां पर तस्वीर खींच के आगे कैमरा अगर लगा हुआ है तो पूछ सकता हूं कि भाई ये कौन सा कैमरा है, या इस कैमरे की बैटरी लो हो जाए तो बैटरी चेंज कैसे करनी है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और जो मेरे फेवरेट फीचर्स हैं वो आपकी इमेज एडिटिंग के अंदर आ जाते हैं। 3 नए मॉड्यूल्स डाले गए हैं जो कि इससे पहले हम एंड्रॉइड फोन्स पे देख चुके थे, 2 मॉड्यूल्स, और एक ऐसा है जो मेरे ख्याल से बिल्कुल नया है। एक तो क्लीनअप का मॉड्यूल है जो बेसिकली जो पीछे से ऑब्जेक्ट इरेजर होता है वो है, बट इसकी कमाल बात यह है कि ये इंटेलिजेंट हो गया है। मतलब ये है कि लेट से आप एक जगह पर तस्वीर खिंचवा रहे हैं, आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है और आपके बैकग्राउंड में कोई बंदा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, तो अब आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये जो बंदा है इसको मैंने रखना है, तो ये आपको भी रखेगा, आपके हाथ में मोबाइल को भी रखेगा, आपकी तस्वीर ओके आएगी, पीछे मौजूद मुकम्मल ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर पीछे कोई और भी डिस्ट्रैक्शन होगी, कोई कुर्सी पड़ी हुई है जो नहीं समझ आ रही, ये ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा, तो आपको एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्लीनअप बेहतर हो गया है। दूसरा बड़ा चेंज जो कि हमें देखने को मिलता है वो एक ऐसा फीचर है जो कि पहली बार जब आप देखते हैं ना तो आपको यकीन नहीं आता। ये है बेसिकली स्पेशल रीफ्रेमिंग। इस फीचर को आप जेमिनी के थ्रू भी रिक्रिएट कर सकते हो, बट किसी मोबाइल फोन के अंदर इतने अच्छे तरीके से ये पहली बार इंप्लीमेंट हुआ है। इसमें है ये कि आपने एक तस्वीर खींची और वो तस्वीर आपने गलत एंगल से खींच ली,
तो आप तस्वीर खींचने के बाद AI का यूज करते हुए उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। एंड द वे दे हैव इम्प्लीमेंटेड इज कि आप तस्वीर को ओपन करते हैं, आप मूव अराउंड करते हैं और ऐसे लगता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने तस्वीर सामने से खींची है बट मैं चाहता था कि इस बंदे की तस्वीर मैं ना इस एंगल से खींचूं, तो मैं मूव अराउंड करके कैमरे की लोकेशन को चेंज कर सकता हूं। ये बड़ा ही क्रेजी है, जब आप इसे रियल लाइफ में करके देखते हैं तो जादू लगता है। और ये आप पुरानी तस्वीरों पर भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तस्वीर आपके मोबाइल फोन से खींची हो, कोई भी तस्वीर है ये उसको मैप करके यूज कर सकता है। इमेजेस के अंदर एक और एक्सटेंड का टूल भी दे दिया गया है, जहां पर आप किसी भी तस्वीर को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो यानी अगर आपके पास कोई तस्वीर है जो अल्ट्रा वाइड नहीं है, आप उसको अल्ट्रा वाइड में AI के थ्रू कन्वर्ट कर पाएंगे। अगेन ये फीचर आईफोन से पहले एंड्रॉइड में काफी टाइम से आ रहा है। इनफैक्ट अभी अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो 50,000 की रेंज वाले जो मोबाइल फोन है उनमें भी आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ न्यू फीचर फॉर अस, बट जो एप्पल यूजर्स हैं उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। और क्योंकि ये एप्पल की तरफ से आ रहा है तो आई थिंक इसकी जो क्वालिटी है वो एटलीस्ट मजेदार होने वाली है। बट यहां पर एप्पल ने एक बात बोली है कि ये जो फीचर्स है ना, ये एप्पल ने यूजेज लिमिट के साथ देने हैं। अभी इस पे कोई यूजेज लिमिट शो नहीं हो रही, बट आपके अकाउंट पर इसकी एक यूजेज लिमिट रहेगी। ये फ्री होंगे बट आप एक दिन में कितना यूज कर सकते हैं उसकी लिमिट है। और अगर आपके पास iCloud Plus का अकाउंट है तो वो लिमिट्स ऑब्वियसली बड़ी भी हो जाएंगी। iOS 27 का सबसे बड़ा फीचर मेरे लिए जो है वो इसका वाईफाई का असिस्ट फीचर है। इस फीचर का एग्जैक्ट नाम मैं आपको बता देता हूं। आई थिंक इट्स कॉल्ड कनेक्टिविटी असिस्ट। हमने इस फोन में चेक भी करके देखा है। आप अगर अपने वाईफाई के सेटिंग में जाएंगे तो ये फीचर आपको शो हो जाता है और ये कनेक्टिविटी असिस्ट के नाम से आता है। और इसका यूजेज कुछ इस तरह करके है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने मतलब फोन यूज कर रहे हैं और आपका LTE चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, आप 5G चला रहे हैं, वो भी स्पीड ठीक दे रहा है, बट आप किसी ऐसे वाईफाई वाले एरिया से गुजरते हैं जहां पर वाईफाई आपके फोन के साथ कनेक्टेड है, मतलब आप लेट से कोई कॉफी शॉप थी या कोई ऑफिस है जिसका वाईफाई आपके साथ कनेक्टेड है, तो ये ऑटोमेटिकली वाईफाई के ऊपर शिफ्ट कर जाता था। और उससे नुकसान ये होता था कि अगर वाईफाई की स्पीड स्लो आ रही है तो एकदम आपका इंटरनेट स्लो हो जाता था। अब आपका आईफोन ऐसा नहीं करेगा, मतलब वो वाईफाई से कनेक्ट करेगा बट वो LTE को ऑफ नहीं करेगा, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पीड में कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये रियल टाइम के अंदर ये डिसाइड करेगा कि क्या ये वाईफाई जिससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं ये लोड भी उठा सकता है या नहीं। और अगर वो लोड नहीं उठा सकेगा तो ये आपके डेटा को डिवाइड करेगा, यानी कि आपके LTE को भी यूज करेगा और आपके वाईफाई को भी यूज करेगा, जिसका मतलब यह है कि आपको स्पीड में कमी देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली इसका जो LTE का डेटा है वो आपका ज्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि अब वाईफाई कनेक्टेड में भी इसको इस्तेमाल करता रहेगा। बट आप इसको देख भी सकते हैं, तो नीचे उन्होंने मेन्यू दे दिया है कि वाईफाई असिस्ट ने कितना आपका जो MBs हैं वो यूज किया। अभी हम जो चेक कर रहे थे हमारा तो बहुत कम किया है, 1 MB भी टोटल यूज नहीं हुआ। बट जिस जगह पर हम हैं वहां पर वाईफाई तेज है, तो आई थिंक जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां वाईफाई स्लो होगा वहां पर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। iOS 27 का एक और बहुत बड़ा फीचर ये भी है कि कार प्ले, यानी कि जब आप अपने मोबाइल फोन को गाड़ी से कनेक्ट करते हैं तो कार प्ले भी मुकम्मल तौर पर रीडिजाइन कर दिया गया है। और इसके अंदर एक मेन चीज जो ऐड की गई है वो है वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट। अब कोई भी कंपनी चाहेगी तो वो ऐसी एप्स बना सकती है जो कि वीडियो चला सके कार प्ले के ऊपर। जो लोग पहले इसको यूज करते हैं उनको ये बात पता है कि आप एप्पल कार प्ले पे वीडियो यूज नहीं कर सकते थे, बट अब आप कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ पार्किंग मोड में। जिसका मतलब यह है कि कोई मूवी है, कोई चीज आप देख सकेंगे अपनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, वो वीडियोस जो आपके फोन के ऊपर मौजूद है, बट तब जब आपकी गाड़ी पार्किंग मोड में मौजूद है। यार ये वो सारे फीचर्स थे जो कि सिर्फ iOS 27 के रिलेटेड थे, बट ओवरऑल iOS 27, macOS, watchOS इन सब में सीरी की अपडेट्स आई हैं। और सीरी को अगर मैं मुश्किल करूं तो सीरी के रिलेटेड बहुत अपडेट्स है। आसान करूं तो जो गूगल जेमिनी कर सकता था एग्जैक्टली वही चीजें अब सीरी भी कर पाएगी। और सीरी को एक नेचुरल एडवांटेज है कि नंबर 1 इसके पास यूजर्स बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो एप्पल ने आर्किटेक्चर बनाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो गूगल तक नहीं जाएगा। एप्पल गूगल के मॉडल जरूर यूज कर रहा है, बट एप्पल ने किया क्या है कि आपका पर्सनल डेटा फोन पे रहेगा और वो प्रोसेसिंग करने के लिए जेमिनी पे जाएगा जरूर, बट जेमिनी को नहीं पता होगा कि ये डाटा किस एग्जैक्ट यूजर का है। मतलब अगर आप एक तस्वीर जनरेट करने की कहते हैं तो तस्वीर तो जनरेट करेगा जेमिनी, बट उसको नहीं पता होगा कि ये आपके लिए हो रहा है। और इसका फायदा ये होगा कि गूगल जेमिनी की सारी चीजें भी आप एक्सेस कर पाएंगे और आपकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि गूगल के रिलेटेड, गूगल एक डेटा कंपनी है, उनको डेटा चाहिए होता है। तो लोग बड़ा कंसर्न थे कि अगर हम जेमिनी से कोई काम करवाते हैं तो क्या हमारा डेटा सिक्योर है। वेल, ये जो चीज है ये उसको काफी हद तक मेडिटेट कर देती है। यहां पर यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एप्पल अपना प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट भी यूज कर रहा है इस सारे काम के लिए। तो वो सारे जो सर्वर्स एप्पल ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किए थे वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर काम गूगल ही कर रहा है, एप्पल से नहीं हो पाया। 2 बड़े फीचर्स जो कि एप्पल ने यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं AI के रिलेटेड, वो है क्रिएट एन एक्सटेंशन और क्रिएट अ शॉर्टकट।
अभी के लिए क्या होता था कि अगर आपने अपने आईफोन के ऊपर कोई शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आप शॉर्टकट एप्लीकेशन में जाते थे और उसको बेसिकली कोई भी शॉर्टकट क्रिएट कर देते थे। अब क्या गेम है कि आप कोई भी चीज बोल कर करवा सकते हैं। मतलब आप सिरी को कह सकते हैं कि मैंने ये काम करना है, इसका शॉर्टकट बना दो, और वो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बना देगा। आप सफारी ब्राउजर की एक्सटेंशन इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले आप एक्सटेंशन गूगल क्रोम या किसी की डाउनलोड करते थे ना, अब आप वो चीज बोल के बनवा सकते हैं। तो ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है। बाकी भाई एप्पल ने सफारी के अंदर भी ग्रुप टैब्स को एक बेहतर नाम दे दिया है, जहां पर अब आप टॉपिक के बेस पे टैब्स कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा टैब्स खोल के बैठे हुए हैं, तो अब आपका सफारी ऑटोमेटिकली उनको टॉपिक के हिसाब से जो है वो मूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जूते ढूंढ रहे हैं, आपने 6-7 वेबसाइट्स खोली हुई हैं जिस पे डिफरेंट जूते आपको नजर आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको शू बाइंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो जो टैब्स हैं इतने ज्यादा इकट्ठे शो ना हो। और अगर आप उनको बंद करना चाहेंगे तो आप इकट्ठा उनको बंद भी कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप कहीं पर कोई और चीज सर्च कर रहे हैं तो वो उस टॉपिक पे आ जाएगा। तो ये टॉपिक बेस भी जो है वो सफारी में आ गया है। एआई के बहुत ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनको मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये फीचर आने वाले टाइम में आएंगे। एप्पल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स हैं अभी वर्किंग में नहीं है। मतलब जो इवन iOS 27 हमारे पास है उसमें वेट लिस्ट आ रही है, तो मैंने इसी वजह से इनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं की। भाई दैट वाज इट फॉर iOS 27 एंड WWDC। इसके अलावा भी काफी छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। मैं उनको आने वाले टाइम में आप लोगों को दिखाता भी रहूंगा। मोस्टली हम शॉर्ट कंटेंट भी उसके ऊपर बनाते रहेंगे, जिससे आपको एक एक छोटी छोटी चीज जो है वो पता लग जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।